दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश की संसद के बारे में, जहां पर बजट सत्र को लेकर भारतीय सरकार की जो बजट सत्र है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो कि अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं और उनका दावा है कि 2047 तक देश विकसित भारत हो जाएगा, लेकिन हालात ऐसे सामने दिख रहे हैं कि 56 इंच की सीने की बात करने वाले प्रधानमंत्री आजकल भागे भागे फिर रहे हैं। उनको विपक्ष का सामना करने में इतनी परेशानी हो रही है कि राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति के बजट सत्र के अभिभाषण पे वो आभार प्रकट करने भी नहीं आते हैं। ये कि एक ऐसा ऐतिहासिक परंपरा है जिसमें कि ये देखा जाता है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, बजट सत्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी तरफ से उनका वो थैंक्स वोट बोलते हैं, अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने देश में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए लोकसभा में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। और सबसे बड़ी बात तो ये उनकी इस कमजोरी को और उनकी जो हिम्मत टूट रही है उसको लोकसभा स्पीकर यह कहकर बचाने का कोशिश में करते हैं कि उनके ऊपर कोई अप्रत्याशित हमला हो सकता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा स्पीकर प्रधानमंत्री को एडवाइस करते हैं कि आप लोकसभा में, सदन में मत आएं, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब प्रधानमंत्री विपक्ष को सामना करने में घबराते हैं, क्योंकि सत्र में ये देखा गया किस तरीके से बजट पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सरकार को घेरा और उनके ऊपर लानत मलानत भोजते हुए कहा कि ये केवल उद्योगपतियों के लिए बनाया गया बजट है, गरीब आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए एक कुख्यात अपराधी के साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री के ईमेल की बात सामने आई, उससे लेकर विपक्ष पूरी तरीके से प्रधानमंत्री पर हमलावर है और प्रधानमंत्री उस हालात को झेलने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से कन्नी काट रहे हैं। 56 इंच का सीना कहने वाले लोकसभा में किसी समय में ये कहते नहीं चूकते थे कि एक अकेला सब पर भारी। आज वही प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने भाषण को देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। किस तरीके से एप्स्टीन फाइल का डर उनके सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय एप्स्टीन फाइल में आए हुए ईमेल की बात को नकारते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे आरोप हैं, विपक्ष का गढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एप्स्टीन फाइल इंडिया के अंदर नहीं बल्कि यूएसए के एक कुख्यात अपराधी की जो जांच पड़ताल में सामने आई है, वो एक कुख्यात अपराधी बाल यौन शोषण में परिचित, उसके ऊपर गंभीर आरोप चल रहे हैं। साथ में वो उनके साथ में देश विदेश के न जाने कितने न जाने कितने जाने माने नामों का जुड़ाव दिख रहा है, जो उसके आइलैंड में जाकर वहाँ पर अपने आप को वो करते थे, वहाँ एंजॉय करते थे। आपको जानकर बड़ा दुख होगा, जेफरी एप्स्टीन जिस तरीके से 12 से 14 साल 16-17 साल के बच्चों को की तस्करी कराकर उनका यौन शोषण करता था और उसमें जाने माने देश विदेश के अरबपति, राजनयिक और नेता उसके यहाँ जाके ऐश करते थे। और उसी फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के एक ईमेल का जिक्र आया है। ये नहीं कहा जा सकता कि ईमेल के आने का मतलब कोई अपराध किया है, लेकिन ये बात तो सही है कि एक अपराधी के साथ में मेल जोल रखना, बातचीत करना भी एक अपराध से कम नहीं है। इससे किसी की प्रतिभा, उसकी प्रभुता और संपन्नता पर आंच आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर हरजीत सिंह पुरी
जो कि सीनियर IAS थे, उसके भी संबंध जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में आया है। इसके अलावा अनिल अंबानी के भी उससे घनिष्ठ संबंध बताए गए हैं और उनके भी ईमेल सामने आए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर दूसरी तरफ ये जो भारत सरकार ने USA के साथ में ट्रेड डील किया, उसको लेकर भी विपक्ष प्रधानमंत्री को घेरने में सफल दिख रहा है। प्रधानमंत्री संसद में आने में अपने आप को असफल महसूस कर रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कि पिछले 10-12 साल से देश को जैसा चाह रहे हैं वैसा चला रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का लोकसभा में ना आना ये जाहिर कर रहा है कि सरकार दबाव में है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार USA के दबाव में है। खास तौर पे प्रधानमंत्री जो ट्रेड डील की है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कात्यायन और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जो हमारे साथ संवाद कर रहे हैं दिल्ली से। गोयल जी, आज हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री सदन में आए नहीं, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, धन्यवाद प्रस्ताव के बाद, LOP के साथ चर्चा करने के बाद नियम यह है कि सदन के नेता चर्चा पर अपना वक्तव्य देते हैं और ये इतिहास में पहली दफे हुआ। 14 साल या 10, 11, 12 साल जो उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हुए हैं, मैं पहले शुरुआत से ही देख रहा था कि जिस तरीके का रवैया 2019 के बाद से अब तक के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या NDA की सरकार कहें, इनका रवैया कुछ सबसे बदला हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री पद पे वो जरूर हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री बनते। उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं कराया कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब इस चीज को इस तरीके से समझिए कि कोई भी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री उसमें भारतीय जनता पार्टी का जिताने के लिए जाते हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके प्रधानमंत्री हैं। यह हमेशा, आप चाहे विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, अगर उनका बस चले तो कारपोरेटर के चुनाव में भी जाए। अब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सदन में कहता था कि एक अकेला सब पर भारी, आज उसकी हिम्मत इतनी नहीं हो पा रही है कि वो संसद में जाकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आभार प्रकट कर सके, समापन कर सके। तो आप उनकी बहादुरी का आंकड़ा अब लगा सकते हैं कि किस तरीके के वो बहादुर हैं। 56 इंच की बात करते हैं और महिला सांसदों के आक्रमण से डर जाते हैं। ये आरोप लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं कि उनको कुछ अप्रत्याशित होने की आशंका थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ओम बिरला वो लोकसभा स्पीकर है कि प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं। उनके इस वक्तव्य पे ही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो लोकसभा के स्पीकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के लिए वो एक कवच का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा में, यानी कि आप ये समझ लीजिए, राज्यसभा में जैसे ही बोलने लगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील के बाद सारा विपक्ष गायब हो गया और वहां तो केवल अब ताली बजाने वाले लोग रह गए ना, वहां कोई विरोध करने वाला तो है नहीं। वहां वो बेधड़क 1.5 घंटे तक अपना भाषण लेक्चर देते रहे। तो मेरे को तो लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि धीरे धीरे कम होती जा रही है। 5 साल तो उन्होंने राज किया, चलिए कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए। 19 के बाद दोबारा में जब वो आए तो उन्होंने फौजियों के नाम पर, शहादत के नाम पर वोट मांगे, लोगों को बरगलाया बहलाया कि पहले 2 करोड़ जॉब देंगे, 15 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इन सब बातों को अब
उनको लगता है कि जनता उनकी बातों को सीरियसली लेती नहीं है। ने साहब ठीक कहा कि अब वो अमेरिका के आगे कंप्रोमाइज है, अमेरिका के आगे उनकी चलती नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आदेश आता है वो नतमस्तक हो जाते हैं। आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थी तो एक कैबिनेट बनाया जाता था जो बुलेट प्रूफ होता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब आए थे, पहली बार बने थे, तो उन्होंने वो ग्लास हटवा दिया था, बोले कि नहीं इस ग्लास की जरूरत नहीं। तो देखिए तो फिर प्रधानमंत्री अब संसद में इतने असुरक्षित कैसे हो गए? और 14 साल से अब 2 बार से इन्हीं की रिजीम है, भारतीय जनता पार्टी की रिजीम है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और फिर सांसद तो अपने इनके होते, सांसद ठीक है दूसरी पार्टी का है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे हैं और सांसद भी हमारे हैं, और जो सांसद है संसद में वो भी प्रधानमंत्री के हैं। ये मेरा वक्तव्य है कि संसद के अंदर सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जब भी हम संसद पे हमला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी संसद पे हमला हुआ, जब भी गुजरात में हुआ तो उस समय भी जो इस वक्त प्रधानमंत्री है उस समय वहां पे मुख्यमंत्री थे। यानी कि जो भी कुछ देश पे हमला होता है, देश की संस्थाओं पे हमला होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्यों होती हैं, ये गंभीर सोचने का विषय। जी जी जी, चाहे हमला आंतरिक हो, संसद के अंदर से हो या संसद के बाहर हो, जिम्मेदारी संसद की है या सत्र चलाने वालों की है, और लोकसभा अध्यक्ष है, उन्हीं का शासन और प्रशासन चलता है लोकसभा के अंदर। मैं मानता हूं कि संसद सदस्य से क्या खतरा हो सकता है, इतनी हाई सिक्योरिटी में हमारी संसद रहती है, कोई भी वहां जा नहीं सकता, सांसदों के अलावा उसमें कोई जा नहीं सकता, सबके पास बने होते हैं। और फिर वहां कोई किसी तरह की वस्तु लेके नहीं जा सकता, कोई हथियार लेके नहीं जा सकता। और उसके बाद भी वहां पे मार्शल होते हैं, अगर हो हल्ला होने की गुंजाइश होती है या चर्चा की होती है तो वहां मार्शल होते हैं, वो खत्म कर देते हैं। ऐसा क्या खतरा जो प्रधानमंत्री, इस इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री अपनी संसद में सांसद से, अपने ही सांसद से डर की वजह से नहीं आया, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। और मुझे तो लगता है कि ये डर, जैसा आपने कहा कि कई तरीके का है, विपक्ष हमलावर है, जहां तक मैं समझ रहा हूं विपक्ष हमलावर है। जब 2 दिन 3 दिन से एलओपी को बोलने नहीं दिया गया, और जब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप क्यों शोर कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमको किताब दिखानी है, किताब में लिखे हुए अंश दिखानी है, जो कि देश के पूर्व रक्षा सैन्य अधिकारी प्रमुख रहे नरवणे, एमएम नरवणे की किताब जो लिखी है, जो कि किताब अभी पब्लिश होके अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है रक्षा मंत्रालय के, वो बाहर नहीं आई है, लेकिन किताब छप चुकी है। तो पहले रक्षा मंत्री ने कहा कि किताब छपी नहीं है, अब राहुल गांधी दूसरे दिन किताब लेके किताब दिखा दी। तो एक तो वो खतरा, दूसरा खतरा एफएसटीन की फाइल, जिसमें बड़े बड़े अमेरिका के बिल क्लिंटन, उसकी पत्नी, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। ब्रिटेन के शाही घराने के जो उसका नाम आया तो उसको घर से एक्सपेल्ड कर दिया गया। और भी कई राष्ट्राध्यक्षों या बड़े बड़े लोग आए तो कई कंट्रीज में उनको बाहर किया गया, उनको इस्तीफे देने पड़े। तो दूसरा एफएसटीन फाइल पे चर्चा हो सकती थी। तीसरा जो अभी अमेरिका से समझौता हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कह रहे हैं विपक्ष आरोप लगा रहा है ये किसान विरोधी है, उस पर चर्चा होनी थी। तो हमें तो लगता है कि ये खतरे कई तरह के थे, इस पे यही मुझे भी यही लग रहा है कि खतरे तो ये हैं, असली खतरे, ऐसा प्रतीत होता है। कोयल जी, आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूं कि एक टीवी चैनल की डिबेट पर एनडीए के घटक टीडीपी के एक सांसद दीपक रेड्डी ये विवादित बयान देते हैं कि उन महिलाओं के पास कोई हथियार नहीं था, ये तो हम मानते हैं, लेकिन उनके पास दांत तो थे। एक विवादित बयान दिया उस संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति ने कि महिलाओं के पास जब हथियार में होते हैं कहीं वो प्रधानमंत्री को काट तो नहीं लेती। ये इतना क्या दिया, क्या सर रिपीट करिए, क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास दांत तो होते हैं। दांत होते, किसी संसद ने कहा है? संसद हाँ, दीपक रेड्डी ने, दीपक रेड्डी जो भी टीडीपी का सांसद है, अच्छा, उसने ये बयान दिया था। एक तो टीडीपी की भी जग हसाई हो रही है और सांसद के खिलाफ में तो ट्रोलिंग शुरू हो गई है। तो ये बात भी साबित है कि राजनीति में अब वही लोग आ रहे हैं जो अपराधी हैं। पहले अपराधी राजनेताओं के लिए चुनाव
लड़वाते थे, उनको जिताने के लिए अपना बल प्रभाव करते थे। अब लेकिन अब वो समझदार हो गए हैं। उनका कहना है कि हम दूसरे के लिए क्यों चुनाव लड़वाएं, दूसरों के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालें। अब हम खुद अपराधी हैं तो क्या हुआ, पार्टी सरकार सभी राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट दे रही और वो जीत जाते हैं। सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है, पहले अपराधीकरण होता था राजनीति का, अब अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है। आप देख लीजिए पिछले कई चुनावों में देखिए ऐसे ऐसे अपराधियों को टिकट मिलते हैं, सबसे बड़ी बात तो जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि जनता उनको जानते बूझते वोट देती है, और सबसे ज्यादा निष्क्रिय तो चुनाव आयोग है। ऐसे लोगों को चुनाव में लड़ने की परमिशन क्यों देते हैं? जी जी, चलिए वो एक समस्या है कि चुनाव में कैसे लोग आ रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो एक समस्या है चुनाव आयोग की है, या वो एक नियम है, किस नियम के तहत कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब वो संसद सदस्य बन के आ गया तो कम से कम संसद का तो ये कर्तव्य है कि सत्र तो चले, उसमें एलओपी को बोलने दिया जाए, जो नेता विपक्ष है उसको बोलने दिया जाए, और अभिभाषण, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद पे जो अभिभाषण के बाद जो चर्चा होती है और नेता सदन अपनी बात को रखता है चर्चा के बाद, वो होनी चाहिए। यहाँ तो चर्चा ही नहीं हुई तो बात रखने का क्या सवाल हुआ। एलओपी बोल ही नहीं पाए, स्थगित होती रही, और उसके बाद हमारे नेता आके ये चीज कह देते हैं साहब खतरा है, वो बोलने नहीं आए, तो हमारी तो बात आ ही नहीं पाई। संसद सदस्य क्या होता है, आम नागरिक का तो प्रतिरोध करता है, हमारी आपकी बात को तो रखता है। तो न तो हमारी बात को वो रख पाया, न सुन पाया, न नेता को सुन पाया, न प्रधानमंत्री को सुन पाया। तो ये तो सबसे बड़ा है कि हमारे साथ तो ये अपघात ये हो रहा है कि इसकी बात कह के, और हमारा कितना बड़ा 2024 में चुनाव होता है तो इतने सांसद हो जाते हैं उनके विपक्ष के कि वो एक नेता एलओपी बना सके, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तैयार। ये पहली बार हुआ। और दूसरी चीज, इस पहली बार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को इतना सबक सिखा दिया है कि अब आपकी बातों में लोग आने वाले नहीं है, संसद में सवाल किए जाएंगे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य ये चाहते ही नहीं कि सदन चले। वो अपनी सरकार में भी बहुबल में है, लेकिन इसके बावजूद वो उत्पात करते हैं कि ताकि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसदों की बात ही ना सुनाई दे। उनका मतलब यह है कि जब भी कोई विपक्ष का नेता खड़ा होता है तो हो हल्ला करके वो संसद को विकसित करने की कोशिश करता, और एलओपी वो निष्पक्ष नहीं रहते। सभापति या चेयरमैन या अध्यक्ष लोकसभा के वो एक बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह वहां पे काम करते हैं, विपक्ष को चुप कराने में उनकी भूमिका रहती है। जी जी जी, बिल्कुल आपकी बात आई विनय जी। विनय जी आप आए, आपने अपनी बात को चर्चा में रखा, और आपका कहना ये है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है,